देखिए प्रश्नावली 1.5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। ठीक, तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लेते हैं कोई वृत्त है, उसका जो परिधि है, परिधि यानी 2 पाई आर क्या है? सी है, और उसी वृत्त का व्यास जो है यानी 2r डी है। अब यहां पे कह रहा है कि पाई बराबर है किसके? 2 पाई आर अपान 2r, यानी 2 पाई आर यानी सी बटे डी के। पाई किसके बराबर है? सी बटे डी के। जहां देखिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और सी और डी क्या है? अगर यहां पे हम किसी वृत्त की परिधि इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो उसका एग्जैक्ट माप लेते हैं। एग्जैक्ट माप लेते हैं, जैसे सी के रूप में हमने लिया 2 पाई आर। ठीक, उसी तरीके से व्यास के रूप में हमने लिया, यह व्यास क्या है? 2r इज इक्वल टू डी है, और ये जो है आपका 2 पाई आर, यह सी है। ठीक, तो हमने लिया क्या? सी बटे डी बराबर पाई एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा है, अगर सी बटे डी के रूप में एक अपरिमेय संख्या आ रहा है तो आपके अंतर विरोध करता हुआ ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि यह उत्तर गलत हो सकता है, या तो ऐसा क्यों आया? तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1-2 क्लास पहले की बात है, कि जब हम किसी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय से भाग देते थे तो रिजल्ट के रूप में क्या मिलता था? अपरिमेय। ठीक, इस तरीके से मिलता था। और एक और कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था, अगर अपरिमेय में अगर हम परिमेय से भाग देते थे तब भी क्या मिलता था? अपरिमेय। और एक हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था, अगर हम दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर सी और डी दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर हम देखिए यहां पे थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, हम यहां पे लिखते हैं पेन चेंज करके, अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय से ही भाग दें तो रिजल्ट के रूप में आपका क्या आ सकता है? परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। हमने सब कुछ बताया है, इन सब कंडीशन को। अपरिमेय भी आ सकता है। तो देखिए 3 तरह के अपरिमेय आने का 3 कंडीशन बन सकता है, या तो हम परिमेय में अपरिमेय से भाग दें, या तो अपरिमेय में परिमेय से भाग दें, या तो अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दें। तो 2 कंडीशन बनते हैं, एक परिमेय का एक अपरिमेय का। तो तीनों कंडीशन बन सकते हैं अपरिमेय आने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से। और देखिए वैसे भी कोई भी मेजरमेंट होता है, अगर हम इसको किसी स्केल से मापते हैं या इसको किसी स्केल से मापते हैं, तो देखिए हर मेजरमेंट की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक सीमा होती है। तो देखिए वहां पे कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे पाई का मान लिया है। देखिए हमने आपको समझाने के लिए पाई का मान लिखा है, देख के लिखा है, मत सोचिएगा कि याद था मैं। तो देखिए इतना बड़ा मान है पाई का। अब अगर कोई कह दे इस वैल्यू को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कराइए, तो आप करा पाएंगे? इसको करा भी देंगे तो इतने छोटे छोटे हिस्से में आएगा कि इसको हम दर्पण से भी इसको जूम करा के नहीं देख सकते। तो वहां पे हमें अप्रॉक्स में मानना ही पड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि जो सी और डी की वैल्यू यहाँ से मेजरमेंट से आई है वह अप्रॉक्स में ही रहती है, बिल्कुल सन्निकट रहता है। तो उस तरीके से हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ सी और डी क्या है। सी परिमेय भी हो सकता है, दोनों में से एक परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, या तो दोनों अपरिमेय हो सकते हैं। ठीक,
तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सी और डी की वैल्यू जो है परिमेय भी हो सकती है या अपरिमेय भी हो सकती है, या तो एक अपरिमेय एक परिमेय या तो दोनों अपरिमेय, लेकिन दोनों परिमेय कभी नहीं होंगे। यहां अगर जिस हिसाब से पाई अगर वैल्यू आ रही है, तो जैसे हमने बता दिया कि हर मेजरमेंट की अपनी एक लिमिट होती है, सीमा होती है, तो यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए देखिए क्वेश्चन हम इसको यही छूमंतर करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने चल रहे हैं। देखिए क्या करा है यहाँ पे, संख्या रेखा पर हम लोगों को स्क्वायर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा को ले लेते हैं। चलिए संख्या रेखा को लेने के लिए हम लोग एक ऐसी दूरी लेते हैं ए और बी के रूप में, ए और बी के रूप में एक ऐसी दूरी ले लेते हैं हम लोग जो कितना है 9.3 के बराबर है। 9.3 है, अभी स्क्वायर रूट की बात नहीं हो रही है, रूट के अंदर नहीं, सिर्फ 9.3 है। कोई दूरी हमने लिया 9.3 है। अब देखिए 9.3 है ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी। अब हम यहां से एक यूनिट की और दूरी को बढ़ा लेते हैं अपनी मर्जी से। यह बिंदु आपका है सी बिंदु, यह दूरी जो है आपके बी और सी के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या हुआ, अब ए से लेकर सी तक जो टोटल दूरी है इसको हम लेंगे। तो जब टोटल दूरी लेंगे ए से लेकर सी तक के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा 9.3 प्लस 1, कुल दूरी कितना हो गई, ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी हो गई 9.3। ठीक, अब देखिए 9.3 पूरी दूरी हो गई। अब इस ए से लेकर सी तक की बीच की दूरी का हमें निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है, बीच की दूरी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए सी में जब हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से जब भाग दे देंगे तो 9.3 में जब हम 2 से भाग दिए तो आ गया कितना, 2 चौके, सॉरी देखिए ए से सी तक की दूरी जो है आपके पास 9.3 प्लस 1 है। ठीक, क्योंकि हमें ए से लेकर बी तक की दूरी 9.3 है, बी और सी की दूरी 1, तो क्या हो गया पूरा ए सी कितना हो गया 9.3 प्लस 1। तो अब 9.3 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 9 और 1 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 हो गया, सॉरी 10.3। अब 10.3 ये दूरी निकल के आ गई 10.3, यह क्या है, ए और सी के बीच की दूरी है। अब देखिए क्या करना है हमें, ए और सी के बीच की दूरी यानी इसका मिड वैल्यू, जो ए से लेके सी तक की दूरी है उसके बीच का बिंदु हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, ए सी में 2 से भाग दे देंगे, तो ए सी में 2 से भाग दे देंगे तो ए सी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 10.3 बटे 2। अब जब हम इसको काटेंगे तो निकल के आ जाएगा 5.15। यह क्या है, ए और सी के बीच की दूरी, यानी कह सकते हैं ए से सी तक की दूरी का आधा दूरी। तो यह जो बिंदु है 5.15 हम मान लेते हैं, ए और सी के बीच की दूरी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यह बिंदु है ओ, यह बिंदु है ओ। अब यहां से क्या हो गया, ए और ओ की बीच, ए और ओ की दूरी कितनी है 5.15। अब जो ए सी का हाफ निकाले हमने, यह क्या निकल के आया, इसको हम मान लेते हैं ओ बिंदु मानते हैं, तो यह 5.15 बराबर क्या हो गया, ए ओ हो गया, ए ओ। अब देखिए ए ओ बराबर 5.15 है और यह दूरी दोनों क्या है बराबर है, और ओ से सी तक की दूरी, चूंकि ए सी का हाफ ओ है तो ओ से लेकर सी तक की दूरी बराबर होगी किसके, ओ से लेकर ए तक की दूरी के। तो जब आपका हो गया 5.15 ए वाली दूरी हुई, तो यह दूरी भी कितना हो जाएगी 5.15 ए वाली दूरी। ठीक, अब देखिए हम इसको ओ से लेकर सी तक की दूरी को हम त्रिज्या मानकर एक हाफ वृत्त का निर्माण करते हैं। अगर हम ओ से लेकर सी तक की दूरी को हम क्या करते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या मानकर हम
हाफ वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो जो यह हाफ वृत्त होगा ओ से लेकर यहां पे जो काटेगा इस तरीके से, मान के चलिए अभी नहीं काटते हैं इसको हम, या तो चलिए हम मिला देते हैं, कहीं इसको मिला दिए। अब हम एक ऐसा बिंदु लेंगे बिंदु बी से, बिंदु बी से जो यह अर्धवृत्त है इसकी परिधि पर एक लंबवत खींचेंगे जो परिधि को काटते हुए बी बिंदु को मिलाए। तो हमने चलिए यहां से खींच दिया, यहां से हम लंबवत खींच दिए कोई बिंदु हमने खींच दिया, ठीक। अब देखिए कोई बिंदु खींच दिया, अब इसकी बात आती है। अब मानते हैं यह बिंदु जो है बी से हमने जो लंबवत डाला था इस परिधि पर डी बिंदु पर काट रहा है, डी बिंदु पर काट रहा है, तो ओ से लेकर डी तक की दूरी क्या होगी, चूंकि हमने सी को त्रिज्या मान के ऐसे जब काटा है उसी परिधि पे डी को काट रहा है, तो ओडी आपका कितना हो जाएगा, ओडी भी आपका जो हो जाएगा 5.15 होगा। क्यों, चूंकि देखिए यही त्रिज्या हमने लिया है, ओ से लेकर सी तक की त्रिज्या को लेकर हमने ऐसे घुमाया है, यहां पर काटा है, ओ सी बराबर ओ ए के है, और यही दूरी जो है यहां पर इसको काट रही है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है, चूंकि इसका चाप ऐसे आया है होके, तो यह भी दूरी क्या हो जाएगा 5.15 हो जाएगा। अब देखिए जब 5.15 यह दूरी है और जो हमने लंबवत डाला था, तो अब यह कहीं ना कहीं यह लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और यह ओ से लेकर बी। अब देखिए अगर इसको एक त्रिभुज बन रहा है, अगर यह लंबवत है, यह बेस पहले से था, तो क्या आपका यह एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, यह क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया जहां लंब क्या है, यह है बी से लेकर डी तक की दूरी, यह लंब हो रही है, ओ से बी क्या है आपका आधार हो रहा है, आधार बेस हो रहा है, और ओ से डी क्या है आपका कर्ण है, ठीक, कर्ण है। तो देखिए अब यह क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक, आधार स्क्वायर होता है, और यहां पे कर्ण भी दिया है, आधार भी दिया है। तो चलिए देखते हैं, हम दोनों की वैल्यू को रख देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, लंब दिया नहीं है, देखिए कर्ण दिया है, कर्ण 5.15 दिया है, देखिए अब यह क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, एक पाइथागोरस का समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहां पे हम आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन देखिए उससे पहले अगर यहां से यहां तक की दूरी, ओ से लेकर सी तक की दूरी, ओ सी बराबर ओ सी, पेन चेंज कर देते हैं, अगर ओ सी बराबर कितना था 5.15 है, तो ओबी कितना हो जाएगा आपका, ओबी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी में से जब हम बीसी घटाएंगे तो ओबी निकल के आ जाएगा ओसी माइनस बीसी। अब देखिए ओसी कितना है आपका 5.15 यह क्या है, ओसी है, और बीसी क्या है आपका 1 है। तो इस तरीके से जो ओबी निकल कर आया, ओबी आपका निकल कर कितना आ गया 4, देखिए 5.15 में से जब 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4.15। यह क्या है, यह ओबी है, ओबी की वैल्यू 4.15। तो आधार आपका कितना हो गया 4.15, कर्ण कितना है 5.15। तो इस तरीके से लंब कितना हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा आपका, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक। तो जब पाइथागोरस का प्रमेय होता है तो कर्ण की वैल्यू क्या है 5.15, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने लगा दिया। देखिए यही लंब स्क्वायर आपको निकालना है किसके रूप में, बीडी के रूप में, प्लस आधार कितना है 4.15,
1 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लंब स्क्वायर को एक तरफ रखने दें और क्या कर देंगे, इसको आधार को हम इस साइड लेके आएंगे, तो सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। अब हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो दशमलव में है, संख्या बड़ी है, तो हम कहीं साइड पे रफ वर्क के लिए गुणा कर लेते हैं। देखिए हम यहां पे गुणा करते हैं, 5.15 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसी का आपस में हम 2 बार क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लीजिए, 5 का 25 25 का 5 हाथ से लग गया, 2 5 1 5 2 7 25। फिर 1 से जब गुणा करेंगे, 1 पंजे 5 1 1 1 1 पंजे 5, फिर 5 से करेंगे 25 5 1 5 2 7 25 यहां पर हो गया। ठीक, तो 5 7 5 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 5 5 10 1 11 1 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 2 1 3 7 10 5 15 का 5 हाथ से लग गया 1, 5 1 6 2। अब देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक 2 अंक यहाँ, तो हम 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो क्या निकल के आ गया यहाँ से, 26.525। यह किसकी वैल्यू है, 5.15 का स्क्वायर करने पर 26.525 निकल के आ गया। माइनस, अब इसी तरीके से यहाँ पे 4.15 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं यहीं पर 4.15। अब इसका स्क्वायर निकालने का मतलब कि 2 बार आपस में गुणा कर देंगे, तो 4.15 गुणा कर देते हैं। 25 का 5 हाथ से लग गया, 2 5 1 5 और 2 7, फिर 5 चौके 20, फिर 1 से लेते हैं, 1 पंजे 5 1 1 1 1 चौके 4, फिर 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लग गया, 2 4 1 4 और 2 6, फिर 4 चौके 16। तो इस तरीके से 5 7 5 12 का 2 हाथ से लग गया 1 1 1 2, 6 4 10 2 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 6 1 7 और 1। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हम राइट साइड से इस तरफ क्या करेंगे, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव लग गया, तो यह क्या हो गया, 17.2225। तो 17.2225। अब जब इसमें से हम घटाएंगे, तो देखिए 5 में से 5 को हटा देंगे 0, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 16 में से 7 को घटा देंगे, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, फिर 6 है इससे हासिल लेगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 7 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 1 में से 1 है 0। तो यह दूरी क्या हो गई आपकी 9.3। 9.3 क्या है, 9.3 जो है लंब स्क्वायर है, लंब स्क्वायर बराबर 9.3। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर रूट निकालें तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ निकालेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा 9.3 स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा तो यह भी करनी के अंदर आ जाएगा। तो लंब बराबर 9.3। यह क्या है, बी और डी, बी से डी की दूरी, और हमें क्या निकालना था, 9.3 को निरूपित करना था कहां पर, संख्या रेखा पर, इसी को निकालना था। तो हम क्या करेंगे, तो जो यह दूरी लंब वाली निकल के आ गई, यही आपका क्या है, करड़ी के अंदर जो है 9.3, यही आपकी दूरी है। तो देखिए अभी भी आपका काम आसान नहीं हुआ, अभी आपको दिखाना है उसको चार्ट पे। तो देखिए जब बी से डी तक की दूरी कितनी हो गई, 9.3। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप क्या करिए, यहां से अगर ओ को आप 0 मान लेते हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसी चाप के द्वारा इतनी दूरी लेंगे, बी से डी तक की दूरी का हम एक चाप लेंगे और यही चाप बनाए रखेंगे। अगर हम गोला प्रकार अगर हमारे पास है तो हम, आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा, तो यही दूरी लेके हम क्या करेंगे, या तो हम इसको 0 मान के यहां पर काट के दिखा दें, यहां पर करड़ी में 9.3, या तो फिर अगर हम इसी बी को अगर हम 0 मान ले, इसी बी को ही 0 मान ले हम, और फिर यही दूरी लेके हम ऐसे चाप काट दे। चलिए हमारे लिए जो आसान होगा बनाना, यहाँ पे आसान होगा, क्योंकि इस तरफ नहीं, हम यही चाप लेके, यही वाला ऐसे चाप लेके ऐसे घुमा देंगे जब, तो इसी लाइन पे यहाँ पे आके कटेगा, यहाँ पे कटेगा, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं ई कोई बिंदु है, ई कोई बिंदु है। यहीं पे जब ए वाली दूरी आपकी
करड़ी के अंदर 9.3 है और चाप आपका वही है, तो इस रेखा पर जो कट रहा है ई बिंदु पर क्या होगा, करड़ी के अंदर 9.3। तो करड़ी के अंदर 9.3 जो है यहाँ ई बिंदु पे, इस रेखा पे अगर बात करेंगे, इस AC रेखा को अगर आगे बढ़ाते हुए ई बिंदु पर यहीं पर क्या होगा 9.3 करड़ी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से शो करा सकते हैं। आपका संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट 9.3 को दर्शाना था, जो कि हमने दर्शा दिया, यही बिंदु इसका है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट्स कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।